राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1830 में वाइसराय को एक अर्जी की थी कि स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में साइंस और अंग्रेजी के सब्जेक्ट शामिल किए जाएं। वहीं 1839 में 8,000 मुसलमानों ने वाइसराय को एप्लीकेशन दी कि हमें अंग्रेजी और साइंस के सब्जेक्ट चाहिए। राजा राम मोहन राय इसी कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने बरूम समाज की बुनियाद है, जिन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी की रात डाली, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। कैसे कैसे शानदार लोग आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बड़े महान महान लोग आपके यहाँ मौजूद हैं। इन सब से मेरा बहुत उम्दा ताल्लुक रहा है, एक छोटे से इख्तिलाफ के, बाकी इनसे बड़ी शानदार हमनवाई है। बल्कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जब मैं बनारस में था तो मेरे गरीब खाने पे 3 बार तशरीफ ला चुके हैं। राजा साहब, राजा राम मोहन राय और उनके हमनवाओं के नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, जबकि मेरे नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदुओं की तरह मुसलमानों ने भी हिमालय और विंध्याचल की जमीन को अपना मुल्क समझा है। यहाँ की हवा में सांस लेते हुए, यहाँ की पैदावार खाते हुए हम सबके खून एक जैसे हो गए, हमारी शक्लें मिलने लगी। हिंदुओं की बहुत सारी रस्मों को मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया, मुसलमानों की बहुत सारी रस्में हिंदुओं ने अपना ली। हम यहां तक मिले कि हमने एक नई जुबान उर्दू पैदा कर दी, जो पहले ना मुसलमानों की जुबान थी ना हिंदुओं की जुबान। इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए हम इस जानिब एक कदम बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में रहते हुए हमें एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा उसका अकीदा है, उसकी श्रद्धा है, उसका ईमान है, उसका खुदा है जिसकी वो परस्तिश करता है, और एक हिस्सा वो है जो उसका जमीन से ताल्लुक रखता है, उसका हमजोलियों से ताल्लुक रखता है, उसका खानदान से ताल्लुक रखता है, उसका दोस्तों से ताल्लुक रखता है, उसका हमवतनों से ताल्लुक रखता है। बस उस हिस्से से अगर हम ताल्लुक रखें तो बहैसियत हमवतन होने की हम एक कौम है, और जब तक साथ मिलकर रहेंगे तरक्की होती रहेगी। एक दूसरे से अदावत करने से हम में से किसी का भला नहीं होने वाला, किसी का नहीं। और इस कार्य खैर को अंजाम देने के लिए बंदा अपने तन मन धन से हाजिर है। एजुकेशन, नॉलेज एंड आर्ट ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना हासिल किया जाए कम है, लेकिन एक कंजर्वेटिव इंसान नए इनोवेशन, नए रिसर्च से दूर रहता है, जाहिल और नावाकिफ रहता है। मेरा सर्वे बताता है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, चाइना के बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ 33 मुस्लिम्स ग्रेजुएट हैं। देखिए मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस क्या फरमा रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ 33 मुसलमान ग्रेजुएट हिंदुस्तान में मौजूद हैं। We have only one Muslim graduate in 1,000 square miles of land. 1000 किलोमीटर मील के अंदर सिर्फ एक मुसलमान ग्रेजुएट। मैंने दिल्ली की तकरूरी के दरमियान तुगलकाबाद का एक सर्वे करवाया था, जिससे पता चला कि तुगलकाबाद में 40 घसियारे हैं, घास काटने वाले। 40 के बारे में पता चला कि वो 40 के 40 मुसलमान हैं। और भी सुनिए, वो 40 के 40 सुल्तान आदिल शाह तुगलक की औलादों में से थे। क्योंकि गदर के बाद अवाम अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज को नापसंद करने लगी, यहां तक कि अंग्रेजी जबान से भी नफरत हो चली। इस समय तमाम उलूम अंग्रेजी जबान में महफूज है। हमारा पिछड़ना यकीनी है। इस पुराने दकियानुसी निजाम तालीम से किसी का भला नहीं होने। हाय, हमारी कौम डूबी जाती है, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। अमृत थूकते हैं और जहर को मुंह से लगा लेते हैं, हाथ पकड़ने वाले का हाथ छटक देते हैं और मगरमच्छ मुंह में हाथ डाल देते हैं। मशरिक के
जहर को अमृत और मगरिब के अमृत को जहर बना चुकी है। अब जरूरत इस बात की है कि मुरझाए दरख्तों की जड़ों में पानी दिया जाए। सूखे पत्तों पे पानी छिड़कने से ये दरख्त हरा भरा नहीं होने वाले। इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए हम इस जानिब पहला कदम बढ़ाएं। यूरोप में होने वाली तमाम इजादात को हमारे हमवतनों तक पहुंचाएंगे। जरा इस अलमिये पे गौर कीजिए। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुका। ये फतवा दे दिया गया कि प्रिंटिंग प्रेस नाजायज है, लिहाजा हमारे यहाँ किताबें दीमकों का निशाना बनी या आग की नजर हो गई। पूरे उलूम खत्म हो गए और हम पूरी दुनिया से 200 साल पीछे चले गए। वही हाल हमने औरतों की तालीम के सिलसिले में किया। औरतों का स्कूल जाना, औरतों का कॉलेज जाना ममनू करार दिया गया। लिहाजा हमारी औरतें दूसरी दुनिया की औरतों से 150 साल पीछे चल रही हैं। सही फरमाया आपने। इसकी वजह से ये नौबत आन पहुंची है कि पढ़े लिखे मर्दों को जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं भाई जी, आप इस तरह भरी महफिल में हमारी भाभी साहब का मजाक नहीं उड़ा सकते। 1864 में सर सैयद ने जो स्कूल गाजीपुर में कायम किया था, अलीगढ़ वाले उसके खंडर आज भी देख सकते हैं। गाजीपुर ही क्यों, खुद अलीगढ़ में सर सैयद ने जो साइंटिफिक सोसाइटी की पहली बिल्डिंग बनाई थी, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इसी साइंटिफिक सोसाइटी से सर सैयद आले रहमान ने एक किताब 30 दिसंबर 1865 को शाये की। मीरठ के कमिश्नर मिस्टर डेलस उसका इजरा करते हैं। ये किताब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर थी। 30 मार्च 1866 को अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट के नाम से एक अखबार शुरू किया। वो गजेट आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजेट के नाम से जारी है। 10 मई 1866 को एक और बड़ा कदम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कायम करते हैं, जिसमें हिंदुस्तानियों को आला ओहदे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देने की मांग शामिल है। याद रखिए 1866 तक किसी हिंदुस्तानी को यह तौफीक या हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ब्रिटिश राज से ये मांग कर सकता था। 16 सितंबर 1866 आपने डाइनिंग टेबल मैनर्स पर एक किताब अहकाम ताम बकौम अहले किताब शाये की। ये किताब इसलिए थी कि उस वक्त के हिंदुस्तानी अंग्रेजों के साथ खाने पीने के सिलसिले में तज़बज़त का शिकार थे। 1 जनवरी 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के मेंबर बनाए गए, जिसमें आपने हिंदुस्तानियों के मसाइल, उनकी परेशानियों और तरह तरह की दिक्कतों को लेकर जो ज़बरदस्त बहस, जो तकरीरें की, अगर उन्हें आप पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि सर सैयद को अंग्रेजों के जरिए हिंदुस्तानियों से किए जाने वाले गलत सलूक का कितना एहसास था। आगे चलकर सर सैयद का जमा किया हुआ ये डेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस को होश में लाने का सबब बना। 15 अगस्त 1866 को सर सैयद ने वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए प्रपोजल अंग्रेज सरकार को भेजा, जिसकी मुसलमानों ने सख्त मुखालिफत की। सरकार को घबराहट हुई और आनंद फानन में सर सैयद का इसी महीने अलीगढ़ से बनारस तबादला कर दिया गया। बनारस में स्मॉल काज कोर्ट के जज की हैसियत से जो पहला मुकदमा आपके सामने आया, वो आधुनिक हिंदी के जनक बाबू भरतेंद्र हरीशचंद्र का था। आपने मामूली सजा के साथ भरतेंदु हरीशचंद्र को बरी कर दिया। कोई अंग्रेज जज होता तो हरीशचंद्र नब जाते। अभी सर सैयद बनारस में होम्योपैथिक हॉस्पिटल कायम करके एक और तालीमी इदारे के क़याम का सोच ही रहे थे कि विलियम मेयर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद मंजर आम पर आ गई,
जिसमें खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी बेहुदा तनकीद की गई थी। आम मुसलमान भड़का हुआ था और सर सैयद आले रहमा बेचैन थे। वो मौजूदा तालीमी निज़ाम से नाउम्मीद थे, दिल नहीं माना। विलियम मेयर की किताब का जवाब और जदीद तालीमी इदारों के मुतालिक अपने सवालात का जवाब तलाश करने के लिए लंदन का सफ़र ज़रूरी ख्याल करने लगे। आप अपने बड़े बेटे हामिद और छोटे बेटे महमूद के साथ लंदन के सफ़र के लिए तैयार हो गए। सफ़र और वहाँ के क़याम के खराजात का मसला था। गदर में सारा माल और असबाब लुट चुका था, बस एक घर ही बचा है। ये फ़कीर उसे ही बेचने के लिए खड़ा हो गया। की मदद चल रही है। दिल्ली के दो मशहूर इज्जतदार नवाब राय शंकर दास और सैयद अहमद मौजूद है। अगर तुम हमारे बेटे न होते तुम्हारी गर्दन मार दी जाती। तो मार दीजिए ना। क्या नबी से इसका इजहार ये सिर्फ कबाली जाने तक है? उन्हें मुंजार नुत्फ़ा ना तहकीक विलियम मेयर हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करते हुए एक नाजायज किताब लिख रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। वो विलियम मेयर भी जिंदा है और उसकी वो कौम भी। बस अब और नहीं, अब हम अपनी तलवारों को उस दिल्ली के खिलाफ में रखकर नहीं रह सकते। आप मुझे इजाजत दीजिए, कल अंग्रेजों के खून से होली खेली जाएगी। हाँ हाँ, नहीं बचे आप कोई अंग्रेज, नहीं बचे। खामोश। विलियम मेयर ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए किताब लिखी है ना, तो किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से, तलवार से नहीं। कौन देगा किताब का जवाब किताब से? मैं लिख रहा हूं। विलियम मेयर ने अपनी किताब में जिन रेफरेंसेस का जिक्र किया है वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। उनका मुताला करने के लिए इंग्लिस्तान जाना जरूरी है और इस इंग्लिस्तान के सफर और वहाँ के क़याम के सिलसिले में जो अखराजात होने वाले हैं उन्हीं को जुटाने के लिए मैं अपना आबाई मकान तुम्हारे वालिद के पास गिरवी रखने आया हूँ। जी, आपके वालिद की गुजर जाने के बाद हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। मैंने बहुत कहा कि मुझसे उधार नहीं भाई रायशंकर, आप और आप जैसे बहुत सारे दोस्त मुझे कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अपने नबी के लिए ये सफ़र और अमल की सादत मुझे नसीब हुई है तो वो अपनी मेहनत और अपने खर्च से करना है सुकर। बताइए निज़ाम साहब, मैं अपने आबा व अजदाद की आखिरी निशानी से ज़्यादा अपने नबी के नाम की हुर्मत को अजीज रखता हूँ। मैं अपने नबी की 37वीं नस्ल से हूँ।
आपके नाम पर लगी इस तोहमत को मिटाते मिटाते अगर मैं सब कुछ गुमा बैठूं, फकीर हकीर होकर भी मर जाऊं, तब भी एक एहसास रहेगा कि हो सकता है हौज़े कौसर से आवाज आए कि वो फकीर सैयद अहमद जो अपने नबी की नाम पर लगी तोहमत को मिटाते मिटाते हकीर फकीर होकर तिल तिल तरस कर मर गया, हाजिर हो, हाजिर हो। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जैसा देश वैसा भेष। सर सैयद ने इंग्लिस्तान के सफर पर जाने से पहले अपने एक दोस्त मिस्टर हिल्टन से मशवरा किया तो उन्होंने इंग्लिस्तान से लिखा कि यहाँ आओ तो तुर्की लिबास पहन कर आना, अगर यहाँ हिंदुस्तानी लिबास पहन कर आए तो लोग तमाशा बना लेंगे। किसी अजनबी का सबसे पहला इंप्रेशन उसकी ज़ाहिरी हुलिये से ही पड़ता है। वैसे भी सर सैयद की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम हिंदुस्तानियों का भी एक कौमी लिबास होना चाहिए। आपने उस जमाने के टर्किश कोट और अचकन को मिलाकर शेरवानी डिजाइन की और उसके साथ टर्किश कोट और तकनीक को पसंद किया। ये एक ऐसी पोशाक थी जो हिंदुस्तान और यूरोप दोनों जगह फिट हो गई। 1 अप्रैल 1859 को सर सैयद ने अपने दोनों बेटों के साथ लंदन का सफर शुरू किया। अगले दिन इलाहाबाद पहुंचकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। वहां से जबलपुर ट्रेन से पहुंचते हैं क्योंकि जबलपुर से हर हफ्ते एक पोस्टल कैरेज नागपुर जाया करती थी। इत्तेफाक से वो गाड़ी खराब हो गई तो आपने 3 दिन और 3 रातों का बैलगाड़ी में जबलपुर से नागपुर का सफर किया। नागपुर से मुंबई की ट्रेन में सवार हुए। सफर में ऑफिसर्स और गुजराती बिजनेसमैन, पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट भी सर सैयद के साथ शामिल थे, जिनसे सर सैयद की बड़ी उम्दा गुफ्तगू होती रही। सर सैयद तालीमी इदारों में कट्टर मजहबी ख्यालात के हामी नहीं थे क्योंकि उनका ख्याल था कि ऐसे असातिज़ा, ऐसे टीचर्स उससे दूसरे अकायद या मसलक के मानने वाले तलबा को कोफ्त और तकलीफ में मुब्तला कर सकते हैं। इस सफर की रुदाद में सर सैयद ने गुजराती और मराठी जुबानों में इस्तेमाल होने वाली उर्दू और फारसी के अल्फाज की शनाख्त भी कर डाली। 8 अप्रैल को पानी के जहाज से अपने दोनों बेटों के अलावा नौकर छज्जू और भतीजे मोहम्मद अली के साथ लंदन का सफर किया। इसी जहाज में साइंसदां होमी भाभा से भी सर सैयद की मुलाकात रही। 2 सितंबर 1859 को सर सैयद आले रहमा लंदन पहुंचे और 21 WCI मैकलिनबर्ग स्क्वायर में क़याम किया। 6 अगस्त 1869 को हिंदुस्तान के साबिका गवर्नर जनरल की सिफारिश पर सर सैयद को इंडिया ऑफिस की एक शानदार तकरीब में CSI सितारे हिंद का टाइटल दिया गया। सर सैयद ने लंदन पहुंचते ही
विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिखने के लिए लाइब्रेरीज की खाक छाननी शुरू कर दी थी। 6 माह तक 18 घंटे मुसलसल बैठने की वजह से उनके पैरों पर वर्म आ गए थे जो ता जिंदगी बाकी रहे। लेकिन मार्च 1870 में सर सैयद ने लाइफ ऑफ मोहम्मद और उर्दू में खुतबात अहमदिया को शाये कर दिया। मैंने सिर्फ इस ख्याल से सफर किया कि जिस कौम की हालत दुरुस्त हो उसका मुताला करना चाहिए। नहर सुइस बनाने वाला इंजीनियर लेसिप्स जहाज में मेरा हम सफर था। उससे लोगों का असरार था कि नहर का नाम उसी के नाम पर रखा जाए। उसने कहा इस कनाल का नाम मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे मुल्क के नाम पर कैनाल ऑफ फ्रांस होना चाहिए। काश मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते भाई मेहदी जो कौमी खिदमत को ज़ाती नाम व नमूज से अलहदा रखते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब भी मैंने कोई उम्दा चीज़ देखी, जब भी मुहज़्ज़ब आदमियों को देखा, जहाँ कहीं उम्दा मकानात देखे, जब कभी खेल कूद ऐशो आराम के जलसे देखे, यहाँ तक कि जब कभी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क अपनी कौम याद आई और निहायत रंज हुआ कि हाय हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। जब आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की आलीशान इमारतों से गुजरे, जब बैली हिल के लेक्चर रूम आपने देखे, जब फिनर के मैदान में तलबा को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जब चेरविल के सायादार दरख्तों के दरमियान तलबा को चहलकदमी करते और अपनी फिक्र व नज़र को वसअतें फराहम करते हुए पाया, जब ऑक्सफोर्ड यूनियन क्लब में उन्हें सरगर्म गुफ्तगू पाया तो उनका दिल बेचैन हो उठा। लोग समझते हैं कि मैं अंग्रेजी नसाब तालीम का दिल दादा हूं। नहीं भाई, यहाँ का आकर अंदाजा हुआ कि तुर्की निज़ाम तालीम सबसे बेहतर है। हाँ, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखा जा सकता है। वो अंग्रेजों के यहाँ बदर्जे तक मौजूद है, उससे अब रहा नहीं जाता। मैंने यहीं लंदन में बैठकर हिंदुस्तान में एक निज़ाम तालीम का खाका तैयार कर लिया है। अरे भाई मेहंदी, तुम यहाँ होते तो देखते कि तरबियत किस तरह होती। तालीमी औलाद का क्या कायदा, इल्म क्यों कराता है, किस तरह कोई कौम इज्जत हासिल करती, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मुझ काफिर, मरदूद, गर्दन मरोड़ी हुई मुर्गी खाने वाले और कुफ्र की किताबें छापने वाले की कौन सुनेगा। वही हुआ जिसका डर था। सर सैयद पर उस जमाने के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स की बौछार हो गई। मौलाना जमालुद्दीन अफगानी ने ऐलान कर दिया कि सर सैयद लंदन में कहाँ से हलाल किया हुआ गोश्त खाते होंगे वगैरह वगैरह। और ये कि सर सैयद आले रहमा बच्चों को साइंस इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि साइंस अल्लाह के वजूद से इनकार करने के लिए अंग्रेजों ने तकमील की है। उसी जमाने में साइंस के इल्म को नेचर या फितरत का इल्म कहा जाता था, इसलिए सर सैयद को लोगों ने नेचरी कहना शुरू कर दिया। नेचरी यानी नेचर का प्रोपेगेंडा करने वाला। जब इन मैगजीन से काम नहीं चला तो सर सैयद पर दुश्मनों के तरकश का आखिरी तीर चला और सर सैयद पर कुफ्र का फतवा दे दिया गया कि सर सैयद मुसलमान ही नहीं है। कुछ दोस्तों ने तरदीद में कुछ लिखना चाहा तो सर सैयद ने यह कहकर रोक दिया कि मुझको कहाँ तक बचाओगे, शायद मेरे बाद कोई जमाना आएगा जब लोग मेरे खुलूस की कदर करेंगे।
इंग्लैंड में 1 साल 4 महीने ठहरने के बाद अपने बड़े बेटे हामिद के हमरा 4 सितंबर 1870 को वापसी का सफर शुरू किया। इसी दौरान सर सैयद ने अपने छोटे बेटे महमूद का कैम्ब्रिज स्कूल लंदन में एडमिशन करवा दिया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का तालीमी निज़ाम के सिलसिले में आपने गहरा मुताला किया था। कई स्कीमें, कई जागती आंखों के ख्वाब लेकर आप लंदन से बंबई जाने वाले पानी के जहाज में सवार हुए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी इकलौती चहेती बेटी आमना, जिसे आप अपनी बहन सफियतुन्निसा बेगम के पास दिल्ली छोड़ आए थे, उस बच्ची का बीमारी के बाद इंतकाल हो गया था। उसी जमाने में कम्युनिकेशन के वो जराए मौजूद न थे जो आज हैं। जाहिर है सर सैयद आले रहमा जब 2 अक्टूबर 1870 को बंबई पहुंचे और 5 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे तो आपकी चहेती बेटी मिट्टी ओढ़कर अपनी कब्र में सो चुकी थी। बीवी की जुदाई के गम को तो बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन बेटी की मौत ने उन्हें इतना वहशतज़दा कर दिया कि फिर उसके बाद वो कभी दिल्ली में नहीं ठहरे। 24 दिसंबर 1870 को आपने तहजीबुल अखलाक नामी एक महाना रिसाला जारी किया, जिसके फ्रंट पेज की प्लेट आप लंदन से ही बनाकर लाए थे। 26 दिसंबर 1870 को आपने एक कमेटी बनाई जो हिंदुस्तान में एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाने के सिलसिले में काम करेगी, और आपने न्यूज़पेपर्स में नोटिस जारी किए, लोगों से तबादले ख्याल किया कि वो किस किस्म का एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं। लोगों ने अपनी राय लिखी, चंदे की दरख्वास्त की, जिस पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10 और हैदराबाद के नवाब सालार जंग ने 40,000 रुपये देने का वादा किया। 25 सितंबर 1872 को कॉलेज फंड कमेटी ने इश्तिहार देकर लोगों से मशवरा मांगा कि वो किस शहर में कॉलेज कायम करना चाहते हैं। 5 नवंबर 1872 में शहर अलीगढ़ में मुजव्वज़ा कॉलेज को कायम करना तय पाया। कमाल है, लोग सिर्फ मेरी मजाक करने से बात नहीं आती। जब सैयद अहमद खान जैसा दहरिया मस्जिद में आएगा तो यही होगा ना। ये पागल हो गए हो क्या? जिन साहब ने मुझे ये जूतों का हार पहनाया है, मैं उनसे खफा नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा काम कर दिया। आप अपने जूतों के लिए ही सही मेरी बात सुनेंगे तो सही। मुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे जूते भी इस हार में नहीं जड़ दिए। साहिबों, हम ये आलीशान मस्जिदें, ये खानकाहें, ये इमाम बारगाहें क्यों बनाते हैं? ताकि क़यामत के रोज़ इनका सवाब और हश्र के मैदान में इनकी नेकियां हमें मिल सके। अगर मेरा ख्याल सही है तो ये नेकी के काम वो इंसान खुद गर्जी के तहत कर रहा है। इसमें खुदा की मखलूक की खिदमत और उसकी हमदर्दी का जज्बा कार फरमान नहीं। लिल्ला, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं नेकी के कामों को बुरा समझता हूँ, बल्कि मैं हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान के फर्क को आपको समझाना चाहता हूँ। कौम जिस पस्ती की तरफ गामज़न है, उसे आपकी हमदर्दी और जोश की जरूरत है, और कौम की सबसे बड़ी हमदर्दी ये होगी कि उसके लिए आला तालीमी इदारे कायम किए जाए। मौला अली का कौल है कि जिसके पास तालीम होती है उसके पास जो नहीं होता वो आ जाता है, और जिसके पास इल्म और तालीम नहीं होती उसके पास जो कुछ होता है वो चला जाता है। साहिबों, जब आप मस्जिद बनाते हैं या अपना घर तामीर करते हैं तो उसमें हर किस्म का मजदूर कुली काम करता है। उसमें बुत परस्त बदअकीदा मजदूर भी काम करता है, और जिसे आप नजस समझते हैं वो भी काम करता है। लेकिन जब वो
वो आपका घर, वो आपका इबादत खाना तामीर हो जाता है, तो उस इबादत खाने में इबादत करते हुए और उस घर में रहते हुए आपको कभी एहसास नहीं होता कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा है। मुझे भी एक बदअकीदा, बदनसीब और नजस कुली मजदूर समझिए और ये घर बन जाने दीजिए, ये तालीमी इदारा कायम हो जाने दीजिए। उसके बाद आप भूल जाइएगा कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा है। क्या आप मुझ बदबख्त बदनसीब की शामत आमाल से अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब और खस्ता हालत में करना चाहते हैं? यकीनन नहीं। तो फिर ये जूते अपने लिए और मुझे चंदा देना पड़ेगा, वरना मैं आपके जूते नहीं दूंगा। मुझे चंदा देना पड़ेगा, मुझे चंदा देना पड़ेगा। सर सैयद ने पहले अपने दोस्तों से मदरसतुल उलूम कायम करने के लिए चंदा जमा किया, और जब दोस्त चंदा देते देते थक गए तो सर सैयद खुद गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल गए। भाई कोई है? अरे कौन है कमबख्त? बड़ी मुश्किल से बबुआ को नींद आई थी। रामू, ए रामू, देख तो जरा कौन है, आज छोड़ूंगी नहीं। कौन है बे? जो लोग छोड़ेंगे नहीं चली तू। कौन है? अरे काहे भरी तो परिया में कुंडी खटखटाया रे? कितनी मुश्किल से मलकिन बबुआ को सुलात रही, तुमने कुंडी खटखटा के जब पूरा होशियार कर दिया। ये अब उस सामने को सोएगा तो रात होते ही तुम निचोड़ बैठेगा, बल्कि मैं मालिक की पूरी रात हुई गारत। अरे ये बबुआ के जगने के चक्कर में चार बरस से एक वही बबुआ ये बैठी है। या तो धोती ये पहने हैं। जाओ जाओ बाबा, मालकिन की गुस्से तुम्हारे साइड भी बहुत डरते। जाओ जाओ। हम कुछ लिए बगैर नहीं जाते बाबा। अरे रे 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 लिए बिना नहीं जाएंगे, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। देखना मुंह के बच्चे, कुंडी किसने बजाई बे? बबुआ को जगा दिया। अरे मलकिन, ये बूढ़े बाबा है, कुछ मांग रहे हैं, मांगने वाले नहीं होते। देखिए, हम एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल होगा, जहां आपका बच्चा रहकर पढ़ सकेगा। आप जैसे लोग बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इल्म बेदारी के लिए एक मुनासिब जगह होगी। ये रामू के बच्चे, तू कहाँ मर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? अरे मलकिन, हम अपनी टूटी जूती उठाने गए, जो कुत्ता फाड़ दिया था, दरवाजा खिड़का दिए कि कुत्ता सोच रहा कि फिर से ना घुस जाए। तब से बाबा घुस गए। यही टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल। देखिए, हम जो कॉलेज बनाने जा रहे हैं वो कॉलेज बोर्डिंग हाउस होगा, उसमें बच्चे रहकर पढ़ेंगे। देखिए, आप जैसे लोग ट्यूटर रख के घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस जाहिल और खराब माहौल से आपका बच्चा बच नहीं सकता है। वहां पर सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बच्चा आपका बेहतर तरीके से रहेगा। जैसे कि अगर कीचड़ में गुलाब लगा दिया जाए तो अपनी खुशबू खो देता है। अच्छा, हमार घर गंदगी का ढेर हुआ। नहीं। रामू, मैं तुझसे क्या कही थी?
बाबा तुम बोर्डिंग के बच्चों को भी दोपहरिया में सोने नहीं दोगे कि बढ़िया धड़धड़ा के जगा दोगे। हम तुम्हें ऐसा चंदा देंगे कि किसी ने कभी किसी को नहीं दिया अरे होगा। आप बड़ी दयालु हैं। दयालु और हम दया गई आलू लेने। तोरे खटखटाने से हमारे लल्लन की नींद उड़ गई। हम तोरे होश उड़ा देते हैं। रामू तो सुन रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? ये टूटी जूती उठा इसकी झोली में डाल, वरना इसी टूटी जूती से मारे से। बाबा यही है हमार तरफ से तोरे कॉलेज के लिए चंदा। कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे। सर सैयद के चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाक़या। सर सैयद नवाब रामपुर से चंदा मांगने पहुंचे और उनसे चंदे के लिए इतना तकाजा किया कि नवाब रामपुर ने चिल्लाकर यह कह दिया कि मैं आपको 1 रुपया तक नहीं दूंगा। सर सैयद को भी जिद सवार थी। उन्होंने नवाब रामपुर से कहा कि मैं आपसे चंदा लेकर रहूंगा। नवाब रामपुर का मामूल था कि वो जुमे की नमाज के बाद रामपुर की जामा मस्जिद के बाहर बैठे हुए फकीरों में सत्ते की कन्या, दुकन्या और चवन्या तकसीम करवाते थे। सर सैयद ने भी इन फकीरों की कतार में बैठकर 1 रुपया हासिल किया और रसीद नवाब रामपुर को दी। नवाब साहब ने जिद होकर 10,000 रुपये की खतीब रकम चंदे में दी, जिससे मौजूदा सर सैयद हॉल, साउथ का डाइनिंग हॉल और ईस्ट हॉस्टल की इमारत शामिल थी। सर सैयद को कॉलेज के लिए चंदा मांगने में कोई आर न थी, तवाइफों से भी नहीं। रंग ठीक है, आज किसी ने चंदा भी नहीं दिया। कुछ दिख रहा है हमारे पास देवर, नब तक नहीं है। हम तो लुट करके खुश हैं। हुआ यूं कि आज लखनऊ की सारी तवाइफों के बीच नौरोज का आखिरी मुकाबला था। आज सारे रईस रुपयों की थैलियां लेकर एक दूसरे से पैसा लुटाने में सबकत ले जाने की उम्मीद में बैठे थे। अभी मुजरा शुरू भी नहीं हुआ था कि बूढ़ा बाबा आ गया। कोई सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ से आए थे। वो बुजुर्ग यहाँ से भी गुजरे थे। हमने जो किया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन बुजुर्ग की सफेद गाड़ी और हुलिया देखकर मुजरा देखने आए रईस हंसते हुए बोले कि बुढ़े को भी मुजरा देखने का शौक चढ़ा है। मगर उन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बोले, साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर अपने नजरे करम जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करिए। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी, तो वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कह रहे थे। इतने में एक मनचला जागीरदार बोल पड़ा, मियां सैयद अहमद, यहाँ पे रुपया सिर्फ फाइलों पे खनकता है। फिर क्या था, वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बेगम की मसनद में से घुंघरुओं वाला तोड़ा उठाकर अपने पैरों में बांधने लगे और कहा कि अगर कॉलेज के चंदे के लिए नाचना शर्त है तो अभी लीजिए। पता नहीं बेगम
दूसरों को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती है। और कहाँ बड़े मियाँ अपने पैरों में बांध रहे थे। अब मैं तो डर ही गई थी कि अभी खान साहब को आवाज देगी, फिर खान साहब का डंडा होगा और बेचारे सैयद मियाँ की पीठ पर तड़ातड़ की आवाजें। खोजा बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या देती खान साहब, उनकी आंखों से तो आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक कभी रोते भी नहीं देखा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई, ये जुल्म न कीजिए बुजुर्गवार, आपके पैरों को छूकर अगर ये पायल पाप हो गई तो हम गुनाहगारियां भूखी ही मर जाएंगी। इतना कहा और अपना सारा जेवर उतार के उन बुजुर्ग की झोली में डाल दिया। फिर क्या था, हम सब ने भी उनका देखा देखी अपने जेवर उतारे और उनकी झोली में डाल दिए। देखी मेरी कलाई, सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखी ना खान साहब, मेरी नाक सोनी नहीं लग रही, मैंने तो अपनी हीरो की कीमत ना डाल दी उनकी झोली में। मुजरा नहीं हुआ, सब रूठे उठ गए। इसीलिए आज सारे रईसों की धूतियां लटकी हुई थी। मगर सच में उस बूढ़े की झोली में मुझे अपने जेवर डालते वक्त इतना अच्छा लगा खान साहब ऐसी कैफियत थी कि मैं बयां नहीं कर सकती। अरे ये लड़कियां कहाँ बढ़े? जीवन बेगम यही जमाने में घूम रही है। बेशता चलो चलो। 24 मई 1875 को सर सैयद और कॉलेज फंड कमेटी की निगरानी में मदरसतुल उलूम नामी सर सैयद के प्री कॉलेज का एक पेड़ लगाकर इफ्तिताह हुआ। 1 जुलाई 1875 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मेयर और हैदराबाद के नवाब सालार जंग मदरसतुल उलूम के पहले विजिटर बनाए गए। 6 दिसंबर 1875 को पटियाला के महाराजा महेंद्र सिंह ने कॉलेज फंड कमेटी की दरखास्त पर 13,000 रुपये नकद और 1,800 रुपये सालाना का वजीफा कॉलेज के लिए मुकर्रर किया। याद रखिए उस जमाने में सोने की कीमत 4,000 रुपये किलो हुआ करती थी। 3 जुलाई 1876 को अपने ओहदे से पेंशन लेके बनारस से मुस्तकिल तौर पर सर सैयद अलीगढ़ आ बसे। आपके छोटे बेटे जस्टिस महमूद ने अपनी इलाहाबाद वाली कोठी बेचकर अलीगढ़ में एक ऑफिसर्स मेस अपने वालिद के लिए खरीद लिया था। वो फूस की छत वाला बंगला आज सर सैयद हाउस कहलाता है। और सैयद महमूद की इलाहाबाद वाली कोठी मोतीलाल नेहरू ने खरीदी थी, वो आज आनंद भवन कहलाती है। इसी कोठी में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। सर सैयद का तहजीबुल अखलाक तेजी से शोहरत की बुलंदियां तय कर रहा था। उसमें लिखे जाने वाले सर सैयद के अलावा मोहसिनुल मुल्क और चिराग अली के मज़ामीन नौजवानों में बेहद मशहूर हो रहे थे, तो तहजीबुल अखलाक और सर सैयद के खिलाफ मुहिम भी तेज होती जा रही थी। कानपुर से निकलने वाले 2 पर्चे नूरुल आफाक और नूरुल अनवार, लखनऊ से निकलने वाला अवध पंच और इशाअतुस सुन्नत सर सैयद और मदरसतुल उलूम के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहे थे। तहजीबुल अखलाक की कापियां जलाई जाती। लोग सर सैयद आले रहमा से इन तनकीदों का जवाब लिखने के लिए कहते तो उनका एक ही जवाब होता, हमारे मुखालिफिन हम पर कीचड़ उछालने के लिए हमारे पर्चे को पढ़ तो रहे हैं, इन पर्चों को जलाने के लिए इन्हें खरीद तो रहे ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें नेक तौफीक दे। आमीन। ऐ परवरदिगार, मेरी कौम को तबाही से बचाओ, उन्हें अक्ल सलीम अता कर। ऐ मालिक, ये तेरे बंदे खुदकुशी पर आमादा है, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज अता कर। उनकी आंखों से गफलत के पर्दे उठा दे।
इस हकीम फकीर की मेहनतों को कबूल फरमा। सैयद भाई, कभी कभी जी चाहता है कि आपके मुखालिफिन को रात के इस आधे पहर में लाकर दिखाऊं कि देखो कि जिस शख्स के खिलाफ वो कुफ्र का फतवा जारी कर रहा है, वो कैसे रातों को जाग जाग कर तहज्जुद की नमाजों में रोता है, उसे नींद नहीं आती। और खास तौर पर बस मौलवी इमदाद अली कलेक्टर और अहमद अली बख्श को दिखाना चाहता हूं। कोई फायदा नहीं होगा भाई मेरे। अरे भाई क्यों? क्योंकि मौलवी इमदाद अली कमिश्नर है और मौलवी अली बख्श जज के ओहदे पर फाइज है। ये अगर मौलवी होते तो ये फतवा कभी जारी ना करते, लेकिन उन्हें तो हक परस्ती का नहीं, मामला कुर्सी परस्ती का है। अगर देवबंद के मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा देते तो मेरे लिए तफक्कुर की बात थी, लेकिन मौलाना ममलूकतुल आला ने तो खुद अंग्रेजी जबान सीखने की ख्वाहिश जाहिर की, और इससे ज्यादा मेरी हमनवाई की बात क्या हो सकती। दरअसल उल्मा अकराम उस निज़ाम तालीम के खिलाफ हैं जो बच्चों में इतिज़्म पैदा करती है, इल्हाद पैदा करती है, बेदीनी पैदा करती है। लेकिन एक चीज बताइए, ये मौलाना इमदाद अली जो हज के लिए तशरीफ ले गए और हरमैन शरीफैन के 8 मुफ्तियों से आपने फतवा लिखवाया कि सर सैयद के बनाए हुए कॉलेज को तोड़ना हर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए वाजिब है, तो उन मुफ्तियों को वाजिब का पता तो मालूम होगा ना कि वाजिब किसे कहते हैं। जिस काम को बिना शरई उज़्र के छोड़ देना गुनाह के मुतरादिफ होता है। इमदाद अली ने आपके खिलाफ एक नया फतवा दिया। इरशाद आप जो खुशी खुशी आए थे कि लखनऊ की तवाइफों ने आपको चंदा देकर माला माल किया है कि तवाइफों के पैसे से बनी हुई इमारत में तालीम हासिल करना नाजायज है। सैयद भाई, आपको इस फतवे का इल्म है? जी, और मैंने इसका जवाब भी सोच लिया है। मैं इन तवाइफों की दी हुए पैसे से कॉलेज के बच्चों के लिए टॉयलेट्स और बाथरूम बनाऊंगा, क्योंकि इस फतवे में कहीं ये नहीं लिखा है कि तवाइफों के पैसे से बने हुए हमाम में गुस्ल करना और टॉयलेट में फारिग होना नाजायज है। अल्लाह खैर करे। सैयद भाई, कभी कभी जी चाहता है कि आपके हाथ पे बैत कर लूं। आपको फिर ये बैत बहुत महंगी पड़ेगी भाई, क्योंकि फिर आपका ये मुर्शिद आपसे हक से पैसे वसूल करेगा और चंदा देते हुए आप भी कतराने लगेंगे उस तरह जिस तरह हमारे दूसरे दोस्त कतराने लगे। भीख मांगते मांगते, चंदा मांगते मांगते हमारी शक्ल भी कुछ फकीरों जैसी हो गई। ना भी मांगे तो लगता है कोई सवाल कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, मेरी बहू काम कर रही थी और मैं उसकी सूनी कलाइयां देखते हुए सोच रहा था कि बेचारी के हाथ पर मैंने एक कंगन नहीं रहने दिया। मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर फौरन बोली, अब्बा जान अब इस तरह मुझे मत देखिए, आपको देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी कौम में बहुत नेकियां देखता हूं, लेकिन नाशाइस्ता। उनके अंदर दिलेरी शुजात भी है लेकिन खौफनाक। उनके अंदर अक्ल सलीम भी है, लेकिन वो साजिशें रचाने और मैनिपुलेशन के काम आ रही है। उनके अंदर सब्र और क़नाअत है, लेकिन बिला ज़रूरत और बेमौका। अगर ये सारी खूबियां तालीम के जेवर से सज जाए तो हमारी दुल्हन क्या खूबसूरत हो जाएगी। वजह फरमाया आपने। अच्छा सैयद भाई, आप गवर्नर की दावत में आगरा तशरीफ ले गए थे, लेकिन दावत में शरीक नहीं हुए, क्यों? भाई दीदी, गवर्नर ने हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के लिए अलग अलग खैमे लगाए थे, अलग अलग इंतजाम था। मैंने जब ये तफरीक देखी तो बाइकआउट करके उड़ गया। हम अंग्रेजों की हर चीज को सही समझे और अपनी गैरत को ताक पे रख के ये गुजारा नहीं। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया, कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का खत आया था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई है, उसमें हम लोग शामिल हो जाएं।
मेरा ख्याल है कलकत्ता वाले हमसे 70 साल आगे हैं। उनके यहाँ तालीम है, उनके यहाँ रहबर हैं, रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो दुनिया भर से हिमायतें हासिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? अगर हम अंग्रेजों से टकराएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1857 दोहराए रहे। इसलिए अभी हम उनसे कह देते हैं कि ये जंग आप जारी रखें। जब मुसलमान इस काबिल हो जाएंगे कि वो अंग्रेजों से टकरा सके और अपने आप को महफूज रखते हुए टकरा सके, तो हम यकीनन वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, बहुत वक्त है, अभी तो 3 ही बजे हैं, आप जाकर सो जाइए। चलिए, अच्छा इजाजत। खुदा हाफिज। अच्छा सैयद भाई, परसों मैंने हैदराबाद के कुछ रईसों को अपने यहाँ दावत पे बुलाया है। आप दावत के बाद कॉलेज के कयाम के सिलसिले में अपनी बात, अपना मौक़िफ़ रख दीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। भाई मेहदी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन मैं दावतों में इस तरह से रुपये बर्बाद करने को बहुत गलत समझता हूँ। आपका ख्याल सर आंखों पर, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ कि बिना दावत के कोई नहीं आएगा। और उन्हें भनक भी लग गई कि सैयद अहमद खान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, तो जो आ रहे होंगे वो भी मेरे घर से कतरा कर गुजरेंगे। मौला के करम से मेरे यहाँ की दावतें पूरे हैदराबाद में मशहूर हैं। आमतौर पर लोग इन दावतों का इंतजार क्या करते हैं। आप उनसे कह दीजिएगा कि ये जो बड़े मियाँ बैठे हैं, इन्होंने हमें खाना नहीं पकाने दिया, हमने चूल्हा जलाया, इन्होंने तो पानी झोंक दिया। नहीं मोहतरम, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरी रेपुटेशन पे आ जाएगी। आप बस आ रहे हैं कल। देखिए, आप मेरा उसूल जानते हैं, मैं चंदा मांगने की मुहिम के दौरान कोई दावत कबूल नहीं करता। सैयद भाई, कैसे जीतूं मैं आपसे? अच्छा, कितनी रकम खर्च कर रहे हैं आप? अब दावत के अखराजात तो मैं पहले से तय नहीं करता। फिर भी कोई अंदाजा तो होगा। यही कोई 1-2 हज़ार रुपए। 2000? आप आधे किलो सोने की कीमत की दावत खिला देंगे और वो लोग सुबह भूल जाएंगे। लाइए 2000 समझ लीजिए कि मैं आपके दावत में शरीक हूँ। अगर आप आएंगे तो 4000 रुपए दूंगा। तब तो आऊंगा, तब तो जरूर आऊंगा, तब तो जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, तब तो जरूर आऊंगा। सर सैयद आला रहमा की यूनिवर्सिटी कायम करने की पहली सीढ़ी मदरसातुल उलूम था, जो एक छोटी सी इमारत में चलते हुए 1 साल का अरसा बीत चुका था। वो इमारत अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओल्ड गेस्ट हाउस नंबर 2 के नाम से जानी जाती है। अब सर सैयद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़ी जगह दरकार थी। वो बड़ी मुश्किलों से हासिल हो सकी, क्योंकि उस जमाने में अलीगढ़ के अंग्रेज कलेक्टर सर सैयद के कॉलेज बनाने के सख्त मुखालिफ थे। सर सैयद नाउम्मीद हो चले थे कि शोमी किस्मत लॉर्ड स्ट्रेची गवर्नर हो गए और उन्होंने 78 एकड़ सरकारी जमीन का सर सैयद के कॉलेज को देने की मंजूरी पर दस्तखत कर दी।
जोन पाँव आए हो भाई पाँव चले जाओ। आज हमारे मालकिन की बहन की शादी है। खुसरो के गीत सुनकर रोवत हो? अरे बाबा, ससुराल के गीत सुन के मरद थोड़े ना रोवत, तुम मरते हो ना मरद। कहा बाबा जा बेटे, जिस बदनसीब बाप की इकलौती बेटी मर जाए तो उसकी दो खबरें बनती हैं, एक कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बाप की छाती पर। बिटिया गुजर गई। छोटी थी, बहुत छोटी। मैं लंदन जा रहा था, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मैं समझ रहा था ये बिन माँ की बच्ची ये सोच रही है कि बाप चला जाएगा और वो जज्बाती हो रही है। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती। मुझे मालूम होता तो मैं भी उसको दिल से लगाता, उसका प्यार करता, उसको सीने से लगा लेता। अब जब भी कोई विदाई का गीत सुनता हूं तो उसकी कब्र की मिट्टी गीली हो जाती है। अरे कौनों ने बल्कि अभी शुरू करवाए देते हैं। बूढ़े पापा को देख के समझी कि घर के बुजुर्ग हैं और चुप हो गए। अरे मलकिन, बाबा फिर से आ गए। मना किए मलकिन, आज जूता से कुटाई करना कहिएगा मलकिन, उनकी बिटिया गुजर गई है, उसी को सुन के रो रहे। हमें नहीं मालूम था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं आते। जब हमने लड़कों के लिए कॉलेज बनाने का सोचा था तो अपने एक दोस्त के हाथ पर बंधे हुए इमाम ज़ामीन की खैरात लेकर चंदा मांगने की इब्तिदा की थी। अब हमारी कॉलेज फंड कमेटी ने औरतों की तालीम के बारे में सोचा है, तो वो जो टूटी हुई जूती आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी उसको हमने दुरुस्त करवा कर उसकी एक और जोड़ी बनवाई और उसको फरोख्त करने से जो 2 आने का फायदा हुआ है उसकी रसीद आपको देनी थी। बेटे, औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर कीजिए और ऐसी राहों पे चलिए कि आपकी आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हो। मर्द अगर जाहिल हो तो वो चंद लोगों का नुकसान करता है, लेकिन औरत जाहिल हो तो वो नस्लों को तबाह कर देती है। ये क्या किया तुमने? हमने तुमको अपनी जूती दान